ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा कुछ और ही है। हेलो नमस्कार, मैं गीतिका उनियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। आज स्टूडियो का जर्रा जर्रा खेल उठा है, क्योंकि कोई आया है, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने लिए खुद रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते पर चलने के लिए हम सब तत्पर होना चाहते हैं, हम सब आतुर रहते हैं कि काश वो हमें मिल जाए। संदेश टू सोल्जर्स की इस कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कमांडर प्रियंका चौधरी से। वेटरन नेवल ऑफिसर कमांडर प्रियंका चौधरी। कमांडर प्रियंका चौधरी की अगर मैं बात करूं तो सन 2009 में भारतीय नौसेना में लॉजिस्टिक्स ऑफिसर के रूप में आप नियुक्त हुई। 14 वर्षों तक सफेद वर्दी को अपनी आन बान और शान बना लिया और देश की सेवा, सुरक्षा और समर्पण की भावना लिए ये अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाए चलती रही। भारतीय नौसेना के इतिहास में कमांडर प्रियंका चौधरी का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। आप पहली महिला अधिकारी हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रम आदित्य पर नियुक्त हुई और इसके बाद महिला अधिकारियों का वॉरशिप पर नियुक्त होना शुरू हो गया। तो आइए सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारी आज की मेहमान कमांडर प्रियंका चौधरी का। प्रियंका जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जर्रा जर्रा महक रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति, इस ऐसे शख्सियत से बात कर रही हूँ जिसने अपना जीवन जिया जहाँ वो जाना चाहता था। कहते हैं कि सितारे भी तभी आपके लिए रचते हैं जब आप शिद्दत से चाहते हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, आपके लिए सर्विसेज के मायने भारतीय नौसेना में क्या है, कैसे रहे, ये बताएं हमारे सभी श्रोताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा परिचय देने के लिए। मुझे नहीं पता कि मैंने इतना सब कुछ किया है और इसके इतने मायने हैं। बस मैंने जो सर्विस 14 साल की उसको हमेशा आनंद लिया और जो मेरे रास्ते में मुझे जिम्मेदारी मिली बस उसको मैं पूरा करते चली गई। उसमें शायद कुछ ऐसे अवसर मुझे मिले जिसका नाम अभी जिक्र आपने मेंशन किया, पर इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। बस ये आते चले गए और हम बस उस क्षण को जीते चले गए। वाह, क्या बात है। तो रास्तों ने आपको चुना और भारतीय नौसेना ने आपको चुना, इसके लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बात को मैं महसूस कर सकती हूँ। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि सफर की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं, फिर जवान होते हैं और बहुत सारे सपने देखते हैं। कुछ सपने हम देखते हैं और कुछ सपनों की ओर हम अग्रसर होते हैं। हमारा मार्ग हमें दिखने लगता है कि यही वो जगह है जहां हम जाना चाहते हैं। तो क्या आपने पहले से सोचा हुआ था कि भारतीय नौसेना में ही जाना है? ऐसा कभी सोचा नहीं था मैम। मैं एक परिवार से आती हूँ जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का बहुत क्रेज था और बचपन से दादाजी, पिताजी ये सब लोग बात करते थे कि बड़े होकर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन करना। तो उसकी तैयारी के लिए हमको ब्रेन से अकस्टम्ड कर दिया जाता था। 12th में आप जीके पढ़िए, मैगजीन्स घर आती थी, कॉलेज में जाते थे तो साइड में हमारे कुछ कुछ एक्स्ट्रा वर्क जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी के लिए असिस्ट करे, ऐसा माहौल घर पे था। लेकिन कॉलेज में क्योंकि हम एनसीसी के बच्चों को देखते थे, एनसीसी के कंटिजेंट्स आते थे, एक्सरसाइजेस बच्चे करते थे,
उनके कैंप्स होते थे, तो हमारी क्लास में बच्चे आपस में बात कर रहे होते थे एनसीसी के बारे में। तो एक दिन क्यूरियोसिटी से हम लोग भी कॉलेज के बिल्कुल पास में एनसीसी डायरेक्टरेट का ऑफिस होता था, वहाँ चले गए। तो वहाँ देखा कि वहाँ कुछ हवा की बात अलग है। वहाँ जाके लगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नहीं, ये कुछ अलग है, इसको ज्वाइन करना है पहले। तो जब ज्वाइन करने की बात की तो वहाँ उस साल के लिए वो एडमिशन्स क्लोज हो गए, तो ज्वाइन नहीं कर पाई। धीरे धीरे मेरा समय तो कॉलेज का निकल गया, लेकिन बाद में मैंने अपनी छोटी सिस्टर को एनसीसी ज्वाइन कराया और उसके कर्तव्य से, उसकी एनसीसी यूनिफॉर्म से मैंने फौज का एक फील लिया। क्योंकि उसके सारे कार्यक्रमों में मैं, क्योंकि बड़ी बहन थी, तो सारे कार्यक्रम देखने के लिए मैं वहाँ जाती थी और वहाँ मेरी मुलाकात बहुत सारे ऑफिसर्स से होती थी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो एनसीसी में पोस्टेड ऑफिसर्स होते थे उनको हम देखते थे, तो बहुत अच्छा लगता था देख के। और उस वक्त ग्रेजुअली, मुझे नहीं पता धीरे धीरे कब बेंट ऑफ माइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से डिफेंस की तरफ चला गया और फिर सिलसिला शुरू हुआ सीडीएस एग्जाम देने का, आर्मी चूज करने का। और क्योंकि वाइट यूनिफॉर्म है, नॉर्थ में लोग इतना जानते नहीं थे, आर्मी और एयरफोर्स को ज्यादा जानते हैं, तो हमारे लिए फौज मतलब आर्मी और एयरफोर्स होता था। सडनली फिर नेवी का एक एंट्री निकला 2008 में, जो डायरेक्ट लॉजिस्टिक्स ऑफिसर का एंट्री था, उसके लिए अप्लाई किया, शॉर्टलिस्ट हुए। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एसएसबी इंटरव्यू क्लियर किया, मेडिकली फिट सिलेक्टेड हो गए और ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह ये सफर शुरू हुआ और उसके बाद मुझे नहीं पता कि कब 14 साल निकल गए। वाह, क्या बात है, क्या बात है कि कैसे आपने एक सपना देखा और कैसे अपनी बहन को एनसीसी में जाता हुआ देख, और वहाँ वर्दी धारण ऑफिसर्स को जब आपने देखा तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि वर्दी ना हमेशा आपको अपनी ओर आकर्षित करती है और उस वर्दी ने कमाल कर दिया। बिल्कुल। आपका चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया, लेकिन उस बीच का जो अंतराल है जब आप एग्जामिनेशन दे रही थी, घर पर किस तरीके का वार्तालाप था? सिविलियन बैकग्राउंड से रही आप, तो घर पर माता पिता को कन्विंस करना पड़ा, उनको मनाना पड़ा, या वो आसानी से मान गए? देखिए, पापा का हमेशा, पिताजी का यही रहता था कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन कर लिए, क्योंकि वो एक देखा हुआ फील्ड है। परिवार में से कोई भी फौज में नहीं था, तो डिफेंस बैकग्राउंड परिवार में बिल्कुल नहीं था, किसी को जानकारी नहीं थी कि डिफेंस में जाना कैसे है, कैसे सिलेक्शन होता है, लाइफ क्या होती है। क्योंकि 62 के वॉर में मेरे नाना जी ने पार्ट लिया था, उसके बाद हमारी दोनों फैमिलीज में, मदर फादर की तरफ से, कोई डिफेंस का नॉलेज नहीं था। तो तैयारी तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की चलती थी। लेकिन जब फॉर्म भरा, सीडीएस एक बार क्लियर हुआ, आर्मी का एसएसबी कॉल आया, तो पापा को कन्विंस किया, इंटरव्यू दिया, फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, सेकंड टाइम फिर सीडीएस दिया, वो भी क्लियर हो गया, तो सेकंड टाइम मेडिकल तक पहुंचे लेकिन मेरिट आउट हो गए। थर्ड टाइम नेवी का एक फॉर्म निकला, उसके एसएसबी क्लियर के लिए जाना था, तो फादर को ऑफ कोर्स थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ा। मदर हमेशा सपोर्टिव थी, उन्होंने कहा जो करना है करिए। लेकिन फादर, क्योंकि उन्होंने एक बेंट ऑफ माइंड बना लिया था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही जाना चाहिए, तो उनको चेंज करने के लिए थोड़ा कन्विंस करना पड़ा और उसके लिए मुझे पहले ये जानकारी जुटानी पड़ी कि नेवी होती क्या है। तो फादर को कन्विंस किया कि नहीं पापा, आप मुझे जानने दीजिए, ये अच्छी सर्विस है, आर्मी तो आप जानते हैं ना, बस वैसी ही नेवी होती है। हाँ। तो ये मेरे शब्द है जो मुझे अभी भी याद है, क्योंकि पापा कहते थे नेवी क्या होती है, हमने तो सुना नहीं है। तो ये कन्विंस किया और फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी कन्विंसिंग काम आ गई और पापा ने हाँ कह दी। और उसके बाद इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया और पापा फिर ड्रॉप करने गए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि हमारा केरला में है। और दिस इज हाउ इट स्टार्टेड 2009 में। और उसके बाद फिर जो धीरे धीरे यात्रा बढ़ती चली गई। और जब आपने ट्रेनिंग पूरी की, कमीशन हुई 2009 में, फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ मिली? 2009 में ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ हमारा। पोस्टिंग हमें 2011 में मिली सबसे पहले, और वो कोची जो कि नेवी का सदर्न कमांड है, वहाँ पर मैं एज असिस्टेंट लॉजिस्टिक्स ऑफिसर मेरी पोस्टिंग हुई। और वो एक बहुत बड़ा बेस आप माने, क्योंकि कमांड है तो कमांड को जो सपोर्ट देता है वो सपोर्ट बेस में मेरी पोस्टिंग हुई। और एक सब लेफ्टिनेंट के स्ट्राइप्स मेरे कंधों पे होते थे। स्ट्राइप्स एक थी लेकिन जिम्मेदारी मैं उस वक्त 17 पोर्टफोलियोज संभाल, तो उसके लिए मैं फोर्सेस की बहुत आभारी इसलिए रहती हूँ क्योंकि एक छोटी सी उम्र में जब आप 22-23 साल के, 21 साल के होते हैं, आपको इतना एक्सपोजर फौज देती है कि एक साथ आप 14, 15, 16, 17 तरह के काम देखते हैं। तो आप मानिए कि आपका नॉलेज लेवल कितना बढ़ता है, आपके कंधों पे कितनी जिम्मेदारी होती है, आपको उतना फ्रीडम मिलता है
टू टेक डिसीजंस, तो आपकी डिसीजन पावर बढ़ती है। और आपके नीचे जितने लोग काम करते हैं उनका मैनेजमेंट आपको देखना है, तो उनका अच्छा बुरा इसकी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पे होती है। तो आप ग्रेजुअली इवॉल्व करते चले जाते हैं। और वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट मुझे हमेशा इसलिए याद रहता है क्योंकि एक तो वहां मैंने बहुत कुछ सीखा, दूसरा क्योंकि आप बहुत जूनियर होते हैं तो घर में एक छोटा बच्चा जैसे फौज आपको ट्रीट करती है कि अभी अभी इसने काम करना शुरू किया है, तो हर आदमी आपके लिए सपोर्टिव होता है और आप बहुत अच्छे से चीजें सीख पाते हैं। तो नॉट ओनली ट्रेनिंग, ये जो कॉर्पोरेट का बज़वर्ड है ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो वो हमारी इस फर्स्ट फेज में ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है जिसमें हमारे सीनियर्स हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ये सफर बहुत खूबसूरत सफर, और ये सफर ताउम्र याद करने वाला सफर। और जब भी आप अपने आसपास लोगों से मिलती होंगी तो अपने सफर के बारे में जरूर साझा करती होंगी। और आज भी हमें सुनहरा मौका मिला है कि आज हम कमांडर प्रियंका चौधरी से उनकी जबानी, उनके सफर को जान पाए, समझ पाए। और मैं यही कहूंगी कि आप एक प्रतिभाशाली ऑफिसर रही हैं और कहीं ना कहीं आप मिसाल हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। किसी भी सेवाओं की बात क्यों ना हो, चाहे थल सेना हो, नौसेना हो, वायुसेना हो, कहीं ना कहीं ये सेवाएं जो हैं देश के प्रति जो हम देते हैं उनके लिए हम कृतज्ञता अपनी महसूस करते हैं और अर्पित करते हैं अपने जीवन को। तो मंजर, वो खूबसूरत मंजर जिसके बारे में जिक्र किया अभी कमांडर प्रियंका चौधरी ने, और भी बहुत सारे पड़ाव आए। क्या थे वो पड़ाव, जानेंगे इन्हीं की जुबानी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ हैं कमांडर प्रियंका चौधरी, रिटायर्ड नेवल ऑफिसर। और इट्स मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, मोमेंट ऑफ ग्रेट प्राइड, एक ऐसी महिला अधिकारी आज हमारे साथ हैं जिन्होंने खुद अपना रास्ता चुना, और उस रास्ते पर जब वो चली तो उनको यही अनुभव हुआ कि जो मैंने अपने लिए चुना या नियति ने जो मेरे लिए चुना था, सुखद चुना और मैं सही रास्ते पर हूँ। लाइफ में प्रियंका जी डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं जी। जब निर्णय ले लिया जाता है और उसके आउटकम्स आते हैं तब महसूस होता है कि जो रास्ता था या जिसे हमने चुना वो एकदम सटीक था, एकदम सही। ऐसा आपको भी महसूस हुआ होगा जी। तो अगर आप बात करें कि आप फर्स्ट पोस्टिंग के बाद फिर लगातार आपकी 14 साल की सर्विसेज में अलग अलग जगह आपको पोस्टिंग्स मिलती रही, क्या चैलेंजेस आए? क्या एक जैसा था हर जगह का माहौल या काम या चैलेंजेस, या फिर बदलता चला गया? पोस्टिंग्स अलग अलग तरह की होती हैं ऑफ कोर्स, तो वहाँ पर चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। हर जगह एक जैसा काम नहीं होता, और फौज की ब्यूटी यही है कि जैसे आपकी पोजीशन, पोस्टिंग, चेयर चेंज होती है, आपका वर्क भी चेंज हो जाता है। तो चैलेंजेस आए क्योंकि कभी हम नॉन फैमिली स्टेशन चले जाते हैं जहाँ आप फैमिली को साथ नहीं ले जा पाते हैं। कभी छोटा बच्चा होता है जिसको आप पेरेंट्स के पास छोड़कर जाते हैं या पीछे घर पर छोड़कर जाते हैं, आप फॉरवर्ड बेस में चले जाते हैं। लेकिन इसमें मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगी, ये सब चैलेंजेस बिल्कुल फीके हो जाते हैं और आप बहुत इजीली इसको पार कर जाते हैं जब आपके पास एक बहुत अच्छा परिवार होता है पीछे। और मैं इस मामले में अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मुझे पहले माता पिता इतने सपोर्टिव मिले और उसके बाद मुझे एक बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर मिले जिन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया। और शादी, क्योंकि वो एक सिविलियन बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी थी, हमेशा ये चॉइस थी कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। मैं क्योंकि यूनिफॉर्म में थी, मेरे पास चॉइसेस लिमिटेड थी। मैं सर्विस ऑफ द नेशन, सर्विस टू द नेशन वाले मोटो के साथ काम कर रही थी। तो आपके पास एक आदेश होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है, तो चॉइस नहीं होती है। जब वो ऑप्शन आपके पास नहीं होता है तो पीछे आप परिवार की तरफ देखते हैं, और जब परिवार में लोग आपके लिए सपोर्टिव होते हैं तो फिर आप बिना झिझक के वो चैलेंज को पूरा कर लेते हैं। तो बस इसीलिए चैलेंजेस आते गए, लेकिन उनको बड़े आसानी से परिवार के सहयोग से पार कर लिया और आज आपसे बात कर रहे हैं। जी, इस मोड़ पर भी जरूर आपसे बात होगी, लेकिन उससे पहले जब आप अपनी पोस्टिंग्स के लिए या अलग अलग जगह डिप्यूट होती थी, और कभी ऐसा भी होता होगा कि परिवार से, माता पिता से संपर्क नहीं हो पाता होगा, कुछ लंबे अंतराल तक चिंतित होते थे, कुछ कहते थे बहुत दिनों बाद, कितने दिनों से तुमसे बात नहीं हुई है, कैसी हो, इस तरीके की बातें साझा करते होंगे आपके साथ? जी, ये देखिए, परिवार में परिवारजनों का ये मोह तो हमेशा ही रहता है जब आप उनसे दूर रहते हैं कि आप कैसे हैं, किस हाल में हैं। तो कभी कभी होता था ऐसा। बेटा बहुत छोटा था। मैं एक वाकया आपको बताना चाहूंगी कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो मैं एक कोर्स, जो कि हमारे ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा होता है, टेन्योर का ही एक हिस्सा होता है, जब भी आप फर्दर रैंक्स में ग्रो करते हैं
तो आपको बीच बीच में कुछ कुछ कोर्सेस फौज करवाती है प्रोफेशनल एक्यूमेन के लिए। तो मेरा एक कोर्स आया, मैं बेटे को ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के पास बैक होम टाउन में ड्रॉप करके कोर्स करने के लिए आ गई। बेटा बहुत छोटा था, तो उसको मम्मी की जब याद आती थी तो वो मेरी फोटो के सामने खड़े होके कंप्लेन करता था और रोने लगता था। तो उसको देखकर पेरेंट्स रोने लगते थे और फिर वो मुझे फ़ोन करते थे कि ये कितना लंबा तुम्हारा कोर्स चलेगा, ये हमसे नहीं देखा जाता है, तो या तो आप फिनिश कर दीजिए। तो ऐसे चैलेंजेस कभी कभी एज अ मदर आपके पास आते हैं, जब आपको ये डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी। लेकिन उस वक्त फिर बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर, जैसा कि मैंने कहा, तो वो मेरे बेटे को लेकर मेरे साथ रहने आ गए ड्यूरिंग द कोर्स। वो वहाँ रहने आए तो बेटे की देखभाल वो करते थे और मैं अपना प्रोफेशनल कोर्स करती थी। तो उस तरह चीज़ें मैनेज हो गई और वो फेज़ भी निकल गया। तो परिवार का सहयोग अगर नहीं होता है तो आप अकेले नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने महसूस की ड्यूरिंग माय सर्विस। और कोई भी अगर ये कहे कि चैलेंजेस नहीं है, ऐसी सिचुएशन उन्होंने नहीं देखी, मेरा जीवन में कोई चैलेंज नहीं था, तो वो गलत है। चैलेंजेस होते हैं, लेकिन आपको ये तराजू में तोलना पड़ता है कि अभी चैलेंज इम्पॉर्टेंट है या फिर परिवार इम्पॉर्टेंट है। तो वो सिचुएशन के हिसाब से अगर आप डिसीजन ले जाएं और वो सही निशाने पे लग जाए तो जीवन एकदम संतुलन में चलता रहता है। और सौभाग्यशाली हैं कि वो उतना सपोर्ट मिलता रहा जब भी ज़रूरत थी, तो चीज़ें पार हो गई। आपके अनुशासन को देखते हुए ये तो मैं महसूस कर सकती हूँ कि आप एक उम्दा महिला ऑफिसर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं इस बात का भी अनुमान लगा सकती हूँ कि आप में जो व्यक्तित्व नारी के अंदर जो होता है, परिवार, एक नारी सबसे ज़्यादा सोचती है कि मेरा परिवार, मैं उसके साथ रहूं, वो मेरे पास रहे। और ये कहीं ना कहीं जो वैल्यू सिस्टम है परिवार का, वो आपको शायद अपने परिवेश, अपने माता पिता से मिला है, क्योंकि आपने बचपन से लेकर अब तक देखा है कि फैमिली सिस्टम कितना बड़ा एक आपका सपोर्ट सिस्टम होता है और हर वक्त आपके साथ खड़ा रहता है। और शायद यही आपकी शादीशुदा जिंदगी में आगे काम भी आया। परिवार के बारे में मैं इतनी फॉर्चुनेट थी कि एक जॉइंट फैमिली में पैदा हुए। हम 25-30 लोगों का बड़ा परिवार था, तो हमने बचपन से परिवार के महत्व को देखा है। भाई बहन, कजिन्स, बुआ, चाचा, ताऊ, ये हमने देखे हैं। तो उसके बाद जब हम बड़े हुए, अपनी मदर को परिवार के प्रति डेडिकेशन देखा, क्योंकि हम 4 सिबलिंग्स हैं। मम्मी हमारी जो माता जी हैं, वो फॉर्मल एजुकेशन उनकी नहीं हुई है, उन्होंने घर पे ही पढ़ाई की थी, क्योंकि उस ज़माने में एक टीचर आते थे, वो घर पे पढ़ा के चले जाते थे। फॉर्मल एजुकेशन उनकी नहीं हुई, फिर भी उन्होंने हमको इतना फ्रीडम दिया कि हम एजुकेशन में अपने डिसीजन खुद ले पाएँ, प्रोफेशन के लिए अपने डिसीजन खुद ले पाएँ। तो वो उदाहरण तो हमारे सामने, हमारे परिवार में ही हमारी माता जी थी, हमें बाहर कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और उनके सपोर्ट से जो हम करना चाहते थे वो हम करते चले गए। और परिवार में ये मानना पड़ेगा कि आप कोई भी प्रोफेशन चूज करें, आपके पास, क्योंकि आप महिला हैं, एक और दायित्व है जो है माँ। और जब आप माँ होते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि आप माँ का दायित्व भी यथासंभव निभाएं। हम सिर्फ फेक फेमिनिज्म की बात नहीं करें कि मुझे सिर्फ काम ही करना है। अगर आप किसी बच्चे को, किसी संतति को, नेक्स्ट जनरेशन को इस दुनिया में लेकर आ रहे हैं, उसके लिए भी टाइम डिवोट करना, उसके लिए संस्कार देना, उसकी पालन पोषण करना भी आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि माँ बनना भी आपने ही चुना है, इसीलिए एक व्यक्ति का, एक महिला की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जनरेशन जो है उनको एक सतमार्ग दे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि एक स्ट्रांग मदर एक और स्ट्रांग मदर बनाती है। तो सलाम आपकी माता जी को, जिनसे संस्कार आपको मिले और आप इस बात को महसूस करती हैं कि जीवन में प्रगति मार्ग पे आप कितनी भी तेज दौड़े, लेकिन एक जिम्मेदारी और कहते हैं कि एक आत्मीयता जो आप कि आपके बच्चे के साथ है, उसे आप नहीं भूल सकते। इसमें सौभाग्यशाली, मैं ये बार बार शब्द यूज कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मदर के बाद मुझे मदर इन लॉ भी इतनी अच्छी मिली कि वो वर्किंग वुमेन थी, तो वो ये समझती थी कि एक वर्किंग वुमेन के चैलेंज क्या होते हैं। तो जहाँ प्रॉब्लम आती थी उन्हें समझाना नहीं पड़ता था कि ये प्रॉब्लम है, वो पहले से ही सॉल्यूशन ऑप्शंस के साथ में कि हम ये कर सकते हैं या हम ये कर सकते हैं, वो सुझाव उनके पास होते थे। वाह।
कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में आप सभी का पुनः स्वागत है। आप सभी से साझा करना चाहते हैं कमांडर प्रियंका चौधरी, वेटरन नेवल ऑफिसर, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और जब उनको सुन रही हूँ ना, तो कभी कभी किसी को सुनने के बाद ये महसूस होता है जैसे आप अपनी ही आत्मकथा पढ़ रहे हैं। और शायद यही कारण है कि हम बहुत देर से एक दूसरे को ना स्माइल्स एक्सचेंज कर रहे हैं। जब आपको आपकी तरह लोग मिलें तो आप खिल उठते हैं, लेकिन जब आप जैसे व्यक्तियों से मिलते हैं जिनकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है, जिनका व्यक्तित्व इतना स्ट्रांग है, जिन्होंने कहते हैं ना खुद से जीत कर अपने लिए रास्ते चुने हों, ऐसे व्यक्ति, ऐसे ऑफिसर से बात करते हुए हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो संदेश टू सोल्जर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम अपनी कहते हैं ना अपनी कृतज्ञता सोल्जर्स के लिए यहाँ पेश करते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए आपके मन में कोई भी बात हो तो आप हमारे साथ साझा करें। 9868107070 इस नंबर पर आप अपने संदेश भेज सकते हैं हमारे सोल्जर्स के नाम। तो प्रियंका जी, आपका पुनः स्वागत है। और हम आपके बारे में बात कर रहे थे, आपकी सर्विसेज के बारे में हमने बात की, आपकी फैमिली लाइफ के बारे में बात की। एक निजी सवाल आपसे जानना चाहती हूँ जी, कि क्या आपने सोच समझ कर अपने लाइफ पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर चुना था? ज़्यादातर देखा जाता है कि हम ये सोचते हैं कि हम इस सर्विसेज में हैं तो हम अपनी जो सर्विसेज हैं वहीं किसी से अपना जो है प्रणय सूत्र में बंधें। जी, तो ऐसा कुछ सोचा था आपने कि नहीं सिविलियन से शादी करनी है? ये एक सोचा समझा डिसीजन था मैम। हाँ। जनरली ऐसा ही होता है जैसा आप कह रही हैं कि अगर एक ऑफिसर फौज में होता है तो वो चाहता है कि फौजी ऑफिसर से ही शादी कर ले, तो चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट रहती हैं, समझ ऑलरेडी डेवलप्ड होती है, एक दूसरे की परेशानियों को समझते हैं। मेरी थोड़ी सी इसमें राय अलग थी। मैं हमेशा बिगिनिंग से सोचती थी कि मुझे एक सिविलियन से शादी करनी है। अच्छा। और मेरा लॉजिक थोड़ा डिफरेंट था कि मेरे पास लिमिटेड चॉइसेस होंगी क्योंकि मैं यूनिफॉर्म में हूँ, तो अगर मेरे चैलेंजेस हैं तो मुझे वो फेस करने ही पड़ेंगे। मेरे पास कोई इफ या बट नहीं है। लेकिन अगर मेरा लाइफ पार्टनर एक सिविलियन होता है तो उनके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइसेस होगी कि अगर मुझे किसी वक्त किसी परेशानी में, किसी ऐसे चैलेंज के वक्त जाना पड़ रहा है, कहीं ऐसी जगह जहां मैं परिवार को समय नहीं दे पाऊंगी, तो एटलीस्ट मेरा लाइफ पार्टनर उसको देखभाल कर सकते हैं, वो कैरी कर सकते हैं जब तक कि मैं बाहर हूं। तो ये एक सोचा समझा डिसीजन था। और ये सौभाग्यशाली हैं कि वो सिविलियन इतने अच्छे लाइफ पार्टनर में टर्न हुए कि वो बॉन्ड आगे जैसा सोच कर शादी की थी उसी तरफ आगे बढ़ा और उन्होंने जहां जरूरत हुई हमेशा सपोर्ट किया। कहते हैं कि शादीशुदा जिंदगी जो है ना साझेदारी का रिश्ता होता है। जी। तो क्या जब पहली बार एक दूसरे से मिले तो अपने अपने कहते हैं ना कि हम क्या चाहते हैं हम सामने वाले को बता दें, जिंदगी जीनी आसान हो जाएगी? ऐसा कुछ आप दोनों ने भी किया कि मैं नेवल ऑफिसर हूँ और मेरे अलग चैलेंजेस हैं, आप सिविलियन हैं, तुम्हें क्या करना होगा, इस तरीके की हम एक दूसरे से वार्ता करते हैं शुरुआत में? क्या ऐसा कुछ हुआ कि तुम्हें क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा? मेरा लाइफ जीने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। लाइफ में इतना कैलकुलेट अगर आप करेंगे बिल्कुल, तो वो संबंध नहीं होते, फिर वो गणित होता है। और आजकल मुझे लगता है कि लोग संबंध नहीं, इस गणित को ही जी रहे हैं और इसीलिए हम देख रहे हैं समाज में जो भी कुछ हो रहा है। मेरे केस में स्ट्रेंज ये था कि मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं था शादी के लिए, जब उन्होंने मुझे प्रपोज किया, कि मैं एक नेवल ऑफिसर हूँ। तो ये ब्यूटी थी मेरे लिए, ये सेफ था कि अच्छा है इनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ। और वो बिना जाने हुए एक सिविलियन अगर आपसे शादी करने के लिए रेडी है, दैट मीन्स कि वो आपसे एज अ पर्सनैलिटी, एज अ इंडिविजुअल वो आपको पसंद करते हैं, इसलिए वो आपके साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करने की या शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं। तो उसमें फिर आपको और बहुत सी चीज़ों पे गर्व महसूस होता है, क्योंकि जब आप एक ऑफिसर हैं, एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशन में हैं, सर्विस टू द नेशन ऑलरेडी आप कर रहे हैं, तो बहुत ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, बहुत लोग आपको अप्रोच करेंगे भी शादी के लिए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो ये जानता ही नहीं है आप क्या करते हैं और एज एन इंडिविजुअल वो आपको पसंद करके आपसे शादी करने के लिए अगर अग्री करता है, तो उससे ब्यूटीफुल कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, इससे बढ़िया साझेदारी कुछ और नहीं हो सकती, जब हमने कहते हैं ना आत्मा से किसी को एक्सेप्ट कर लिया कि यही व्यक्ति मैं इसके साथ पूरी जिंदगी अपना जीना चाहता हूँ, जीना चाहती हूँ। अब अगर आप बात करें उस वक्त की, उस वक्त जब महिला ऑफिसर्स जो हैं वॉरशिप्स पर नहीं जाती थी, लेकिन आपको वो मौका मिला, INS विक्रमादित्य पर आप बोर्ड हुई, आप नियुक्त हुई वहाँ पर पहली महिला ऑफिसर, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किसी ऑफिसर को भेजा गया। वो क्षण कैसा था जब इस बात की घोषणा आप तक हुई?
क्या कुछ आपके मन में चल रहा था और किस तरह से बात आप तक पहुंची, ये बताएं। ये बात तो बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही इजीली मेरे तक पहुंची कि मुझे मेरे जो सीनियर थे उनके पास कॉल आया कि प्रियंका को विक्रमादित्य पे पोस्ट करने के लिए हम प्लान कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिए कि वो जाना चाहेंगी, उनके पास टाइम है, वो अपने परिवार से बात करके हमें जवाब दे दें। लेकिन एक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। 2009 में मैं कमीशन हुई। 2010 में हम एक ऑफिशियल विजिट के दौरान हमसे पूछा गया कुछ ऑफिसर से कि आप शिप पे पोस्ट होना चाहेंगे। तो मैं और मेरी एक कोर्समेट थे, हम दोनों ने अपने नाम बहुत क्विकली फॉरवर्ड किए, बिकॉज नेवी इज ऑल अबाउट शिप्स। तो हमें मौका मिल रहा था कि शिप पे पोस्टिंग होगी तो कौन कौन जाना चाहेगा, तो हमने अपने नाम आगे फॉरवर्ड कर दिए। ये बात है 2010 की, और आज जब हम बात कर रहे हैं विक्रमादित्य के बारे में, ये बात है 2020 की, जब कोरोना था देश में, उस महामारी से हम गुजर रहे थे, और मुझे ये ऑप्शन दिया गया कि आप जाना चाहेंगी या नहीं जाना चाहेंगी। तो मेरे पास तो कोई सेकंड थॉट का ऑप्शन नहीं था, बिकॉज आप कह लीजिए कि यूनिवर्स ने कंस्पायर करने में, मेरी विश को पूरा करने में 10 साल लगा दिए थे। तो मेरे लिए तो कोई नो का ऑप्शन ही नहीं था, और मेरे सीनियर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कुछ समय लूंगी उनको जवाब देने में, फाइनल डिसीजन क्या है मेरा। और मैंने उनको नेक्स्ट डे ही बोल दिया कि सर मैं जा रही हूँ, आप बोल दीजिए कि वो मेरा नाम अपॉइंटमेंट लेटर निकाल दें। तो ये तो बहुत गर्व का क्षण मेरे लिए था कि इतने ऑफिसर्स थे, उसमें से अगर उन्होंने मुझे चूज किया, तो मैं शायद यही मानती हूँ कि वो जो 2010 से मैं प्रे करते आ रही थी कि मुझे एक बार शिप पे जाने को मिले, एक बार शिप पे, और वो भी आपको भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, उस पे अगर आपको जाने का मौका मिले, जहाँ पर ऑलमोस्ट ऑपरेशनल शिप पे आपके ऑलमोस्ट हजारों लोग होते हैं, 2000 लगभग आपके पास क्रू होता है, उसमें अगर आप सिर्फ एक अकेली विमेन ऑफिसर अगर आपको सिलेक्ट कर रहा है सिस्टम, विच मीन्स आपके अंदर थोड़ा बहुत कुछ तो आपने इतने सालों में वो रेप्यूटेशन अर्न की है कि आपको उसके लिए चूज किया है और आपको पोस्ट किया जा रहा है। तो चैलेंज मुझे लगता है मेरे से ज्यादा सिस्टम को था कि हम प्रियंका को भेज रहे हैं, क्योंकि वो एक हिस्ट्री का पहला डिसीजन था। बट मुझे मन में कहीं भी कोई डर, कोई चैलेंज किसी तरह का नहीं था। मेरे लिए एक्साइटमेंट थी कि मैं जा रही हूँ। तो सपना था जी। और वॉरशिप में भेजना, वो तो कहते हैं ना कि जैसा आपने कहा कि सितारे खुद बुन रहे थे, रच रहे थे कि सबसे पहले भारतीय नौसेना में जाना और उसके बाद वॉरशिप पर जाना, सपना कैसे मुकम्मल होता है वो आज आपकी जुबानी और आपकी खुशी से, आपकी मुस्कुराहट से पता लग रहा है। और पहली महिला अधिकारी बनना शायद अपने आप में फॉर्चुनेट एक मुकम्मल ख्वाब है। और उसके बाद तो फिर महिलाओं की एंट्री होने लगी और जी। मौके मिलने लगी, और फिर आज आप देखेंगे तो हर तरह की वॉरशिप पे महिला अधिकारी आपको मिलेंगी। अभी रिसेंटली तो कमांडिंग ऑफिसर भी शिप्स की विमेन ऑफिसर्स को बनाने लगे हैं। तो प्रोफेशनली जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ेगा तो डिफरेंट रोल्स में भी आपको विमेन ऑफिसर्स नजर आएंगे। बहुत खूब। अब जब हम चैलेंजेस की बात बार बार कर रहे हैं, वॉरशिप पर डिप्यूट होना, वहां पर कार्यभार संभालना, वहां किस तरह का माहौल था, क्या चैलेंजेस थे जो आपको लगा कि आप उनसे पार पा गई और विजयी हुई? ये 2 डिफरेंट तरह के वर्ल्ड होते हैं। एक वो जहां आप जमीन पे सांस ले रहे होते हैं और नॉर्मल रूटीन में काम कर रहे होते हैं ऑफिस का, जहां आपको बाहर दुनिया नजर आती है। शिप पर आपकी एक डिफरेंट दुनिया होती है। वही लोग जो उस पर रह रहे होते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, वही एक सर्कुलेटेड एयर होती है, कोई फ्रेश एयर नहीं होती है। बहुत लिमिटेड स्पेस आपको रहने के लिए दिया जाता है, क्योंकि वॉरशिप मीनिंग इट्स मेंट फॉर वॉर। तो उसमें प्रायोरिटी तो कुछ और होता है, आपका कंफर्ट इज नॉट द प्रायोरिटी। तो उस पे रहना अपने आप में, तो जब मैं शुरू में रहने गई थी तो मुझे फिजिकली चैलेंजेस इस तरह के आते थे, क्योंकि हमें आदत है बाहर रहने की। उस कंजेस्टेड और क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में रहने में आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। वहां पर क्योंकि वो एक मेंस वर्ल्ड था, उससे पहले कोई लड़की नहीं गई थी, तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आपको एज अ विमेन आते हैं। रात को आप बाहर नहीं निकल सकते, या अगर आपको कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, वो एक एनवायरनमेंट इतना अच्छा होता है कि आप इतने इजीली अपने सीनियर्स से डिस्कस कर लेते हैं। बट एज अ विमेन कभी कभी कुछ इमोशनल या तो ऐसे फैक्टर्स होंगे या फिजिकल ऐसे फैक्टर्स होंगे जो आप डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो वो उसका सोल्यूशन फिर इनोवेटिव तरीके से आपको खुद को ही निकालना पड़ता है। और
मुझे वहाँ मैं आपको ये मेंशन करना चाहूँगी कि मुझे शिप के एनवायरनमेंट में अकस्टम्ड होने में 2 महीने लगे। 2 महीने के बाद मैं कंफर्टेबली वहाँ रहने लगी। तो ये एक बेसिक चैलेंज है, ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, और बहुत तरह के चैलेंजेस हैं आपको। वर्क कल्चर इज टोटली डिफरेंट, बिकॉज ये एक ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म है। आप 24 आवर्स ड्यूटी पे होते हैं, आवर्स वॉचेस होती हैं आपकी, तो आप कंटिन्यू ड्यूटी पे होते हैं। कभी आप होते हैं, फिर ब्रेक मिलता है, फिर दोबारा आपकी ड्यूटी होती है, और लिमिटेड स्पेस है, तो आप कहीं जा नहीं सकते हैं। तो वो एक बोर्डम कुछ दिनों में लोगों को आ जाता है, तो आपको इनोवेटिव वेज डेवलप करने पड़ते हैं टू कीप योर सेल्फ एंटरटेन्ड। या आप बुक पढ़ें, या आप अपनी दोस्ती वहाँ सर्कल बढ़ाएं, तो नए नए तरीके होते हैं। और इंटरनल चैलेंजेस जो वहाँ सेलर्स होते हैं, उनके बहुत तरह के चैलेंजेस होते हैं। बहुत दिनों तक आप परिवार से दूर रहते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, नेटवर्क नहीं होता है, तो वो एक डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। क्योंकि आप एक मैच्योर ऑफिसर हैं, आप ऑफिसर हैं, तो आप पे जिम्मेदारी है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, यंग एज के सेलर्स हैं, वो 18-19 साल के बच्चे हैं, उनकी अपनी परेशानियां हैं। वो आपके सामने लाइन लगा के खड़े होते हैं, अब आप क्या करेंगे? तो आप हर दिन नया तरीका ढूंढते हैं कि उनको आप इंगेज किस तरह रखें, क्योंकि आप रहना तो सीम ही है, आप कहीं जा नहीं सकते, बट उनको भी एंगेज रखना है, काम पे लगा के रखना है। तो बहुत चैलेंजेस हैं। ऑफ कोर्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑपरेशनल चैलेंजेस यहाँ पर, बट ये एक बेसिक सी चीजें हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए टाइम लगता है एडजस्ट करने में। वैसे भी अगर अमूमन हम अपनी निजी जिंदगी की बात करें, हर व्यक्ति जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है, उसका वर्क एनवायरनमेंट सबसे महत्वपूर्ण उसके लिए, और सबसे कहते हैं ना कि जहां पर आपको एडजस्ट करना है वही है शायद। फिर तो आप शिप की बात कर रहे हैं, वर्कशिप की बात कर रहे हैं, जहां समय एकदम अलग है। ऐसे में अपने आप को अडाप्ट कर लेना शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बात तो निश्चित है कि जो आज दुनिया पूरी बात कर रही है रेजिलियंस की, कि कैसे अपनी परेशानियों से लड़ें और खुद को खड़ा करें, सर्विसेज हमें ये जरूर सिखाता है। बिल्कुल। आप इवन एसएसबी के इंटरव्यू के लिए भी अगर 5 दिन उस एसएसबी सेंटर में टाइम स्पेंड करके आते हैं, और 5 दिन के बाद जब आप बाहर स्टेप आउट करते हैं, तो आप में डेफिनेटली 1-2 क्वालिटीज आप वहां से अडॉप्ट करके आते हैं। तो ये वहां की हवा, पानी आप कहिए, या वहां का जो एनवायरनमेंट है, वहां की जो कंपनी है, उससे ये चीजें आप जाने अनजाने अडॉप्ट कर ही लेते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कभी भी एक फौजी की पर्सनैलिटी जो है वो स्टैंड आउट होती है इन द क्राउड, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि उसने अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के चैलेंजेस को फेस करके अपने आप को उतना ग्रूम किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो छोटी छोटी बातों पे वो परेशान होने की आदत उनकी नहीं होती है, और हमेशा मुस्कुराता हुआ आप एक फौजी को देखेंगे। जिस तरह से मैं आपको देख रही हूँ, चाहे वर्दी हो या देश का तिरंगा हो, दोनों आपको आकर्षित करते हैं। इस बात से ये निश्चित है, क्योंकि इतने समय तक अपनी सर्विसेज देना और फिर भी अटल रहना, अपनी जगह से ना हिलना, और ये सोचना कि जिंदगी हमें और नए रास्ते दे रही है। और शायद 14 साल की सर्विसेज के बाद आपको यही महसूस हुआ होगा कि अभी तो बहुत कुछ देना है दुनिया को। इस पर भी बात करेंगे आपके साथ। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, और आप सभी अपना प्यार भेज रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे संदेश आए हैं, और डॉली ने यही कहा है हमें कि प्रियंका जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है जीवन साथी और रिश्तों के बारे में, कि ये कोई गणित नहीं है, यहाँ कोई गणित नहीं चलती है। रिश्ते होते हैं जहाँ प्यार से एक दूसरे को सम्मान देकर हम सींचते हैं। संदेश एक और आया हमारे पास सोनू सूद का, और इन्हें कार्यक्रम पसंद आया, और ये कह रहे हैं कि आप बहुत प्रेरित कर रही हैं, और देश की बेटियां आपको सुनने के बाद जरूर प्रेरित होंगी कि वो भी अपने लिए एक मार्ग चुने, लेकिन अपने मार्ग को चुनने के साथ साथ अपनी जो फैमिली लाइफ है, उनका जो परिवार है, उसे बिल्कुल ना भूलें। संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं। यहाँ पर संदेश आया शंकर लोड़का द्वारका से, और इन्होंने भी यही कहा है कि ये बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं आपकी बातें सुनने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, और जिस तरह से आप अपना प्यार बरसाते हैं ये हमारा मनोबल बढ़ाता है। पंकज का सिवान से हमारे पास संदेश आया है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। जैसा कि हमने बात की कि सर्विसेज जो हैं वो अपने आप में मुकम्मल होती हैं, कहीं ना कहीं ये सर्विसेज हमें बहुत कुछ दे जाती हैं। 14 साल का सफर ना जाने कितनी जल्दी गुजर गया होगा, लेकिन जो 14 साल थे, या फिर वो व्यक्ति, वो ऑफिसर्स जो शॉर्ट कमीशन में हो या परमानेंट कमीशन होते हैं, सर्विसेज के बाद जी, क्या वो एक ऐसी बात है जो बस रह जाती है जहन में? आपको क्या महसूस हुआ कि ये तो मुझे, ये जो संस्कार है ना, ये तो मुझे सर्विसेज ने दी है? आप एक बहुत रॉ यंग मैन या विमेन होते हैं जब आप फौज में जाते हैं,
उनकी ट्रेनिंग आपको हर एक पहलू में इतना स्ट्रांग बनाती है कि जब आप बाहर आते हैं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है कि किसी भी तरह की सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट तरह के चैलेंजेस को फेस करते हैं, डिफरेंट टेरेन्स में काम करते हैं, डिफरेंट तरह के लोगों के साथ काम करते हैं। फौज में हमें नहीं पता होता कि हम कभी फौज में नहीं देखेंगे या किसी से नहीं सुना होगा कि वो किस एरिया से हैं, किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस से हैं। ये सब बातें हमें सिर्फ सिविल वर्ल्ड में सुनाई देती हैं। फौज में सिर्फ जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आप एक फौजी होते हैं। तो ये जो एक दृष्टिकोण आपका डेवलप होता है, ये फौज से जब आप बाहर कैरी करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी के ऊपर। आप जिस तरह चैलेंजेस को हैंडल करते हैं वो आपकी पर्सनालिटी का एक इंटीग्रल पार्ट हो जाता है। वो थ्रू आउट आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहता है। बाहर जाएं या आप किसी कॉर्पोरेट में जाएं या किसी सोशल वर्क में जाएं या कहीं भी जाएं, तो आपकी जो पर्सनालिटी बिफोर द सर्विस होती है और जब आप वहाँ से बाहर आते हैं, चाहे आप 14 साल की सर्विस करें, 20 की करें या आप रिटायरमेंट तक सर्व करें, तो वो जो ग्रूमिंग फौज आपकी करती है उसमें एक ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि फौजी से जब आप बात करेंगे तो आपको फर्स्ट इंस्टेंस में पता चल जाता है कि ये व्यक्ति फौज से रिटायर्ड अधिकारी है। सबसे पहले तो बॉडी लैंग्वेज, मैंने जैसे ही आपको देखा तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ना जाने कितनी ही बातें, असंख्य बातें मुझ तक पहुंचा रही थी। आपके कहने से पहले, बोलने से पहले ही मुझे महसूस हो गया कि एक बहुत ही प्रभावशाली ऑफिसर से इस वक्त मैं बात करने वाली हूँ। धन्यवाद। ऐसे एक संदेश हमारे पास आया है युक्ति का, और युक्ति कहती हैं कि मेरा छोटा भाई है, एनटी की तैयारी कर रहा है, पर लास्ट में अब वो नेवी में चला गया और ट्रेनिंग कर रहा है, और ये भी अपना लॉ कंप्लीट कर कर नेवी ज्वाइन करना चाहती हैं। और ये आपकी बातें सुनकर ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। अगर किसी एक व्यक्ति का भी आप मार्ग बदल पाएं या उसको चुनने में मदद कर पाएं तो शायद जीवन में इससे बड़ी सफलता कुछ नहीं हो सकती। इस प्रोग्राम का उद्देश्य सफल हो जाएगा अगर हम ये कर पाते हैं। जी, एक संदेश और आया है हमारे पास ईश्वर चंद प्रजापति का, दिल्ली से ही, और ये नमन करना चाहते हैं देश की बेटियों पर। आज इन्हें गर्व महसूस हो रहा है। बहुत सुखद पल है हमारे लिए कि जब अपने मन के भाव मैसेजेस के माध्यम से हम तक इस प्रोग्राम में पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलते चलते आपसे एक बात, 14 साल की सर्विसेज के बाद अब आपने अपने आप को कहाँ संलग्न किया है? कैसे अपने समय का आप सदुपयोग करती हैं? अभी प्रेजेंटली मैं थोड़ा समाज सेवा में अपना समय देती हूँ। कुछ जो समाज में बच्चियां हैं जो टैलेंटेड हैं, एकेडमिकली अच्छा पढ़ती हैं और पढ़ना चाहती हैं, लेकिन किसी कारणवश नहीं पढ़ती हैं या पढ़ पाती हैं, तो उनको जो भी सहयोग हमारी तरफ से होता है हम वो करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो उनको कन्विंस करना हो, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना हो कि इनको आगे पढ़ाई करने दें, या कुछ आर्थिक मदद देनी हो, या किसी और तरह का कोई भी सहयोग अगर उन्हें चाहिए होता है तो वो हम देते हैं। और कोशिश करते हैं कि वो जीवन में सफल किसी भी क्षेत्र में कुछ भी ऐसा कर पाएं जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन पाएं। तो ये एक छोटी सी कोशिश है जो हम लोग कर रहे हैं अभी सोसाइटी में। और बाकी समय, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं माँ हूँ, तो थोड़ा दायित्व माँ का अभी मुझे करने का समय मिल रहा है, तो मैं उसी में अपना समय लगाती हूँ। और समाज सेवा से मुझे एक, आपने फ्रेज सुना होगा कि न्यूट्रिशन फॉर द सोल, तो मुझे वो समाज सेवा से फीलिंग आती है कि कुछ थोड़ा बहुत अगर हम अपने समय का अगर सोसाइटी के लिए डिवोट कर पाएँ कहीं ना कहीं, छोटे रूप में, बड़े रूप में, तो समाज निर्माण में हमारा थोड़ा सा योगदान बहुत बड़ा असर दिखा सकता है। तो बस इसी उद्देश्य के साथ हम थोड़ा बहुत अपना योगदान यहाँ वहाँ करते रहते हैं और इसी में व्यस्त रहते हैं। बिल्कुल, बहुत खूब आपकी विचारधारा, और कहीं ना कहीं मैं तो फिर श्रेय दूंगी भारतीय नौसेना को कि जिनके माध्यम से आज हम आपसे मुखातिब हो पाए, आपसे इतनी सारी बातें सुन पाए, और कहीं ना कहीं आपने हमारा मनोबल बढ़ाया है। हम आम जनमानस हर बार छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि जीवन में अब आगे क्या होगा, लेकिन आप मिसाल हैं इस बात की कि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, लेकिन आपको कदम उठाने होंगे। जी जी। और एक बात आपसे और साझा करना चाहेंगे कि इनके पैशन को सलाम है। ये हमारे शो के लिए दिल्ली पहुंची, सीधे जयपुर से आ रही हैं ये सिर्फ इस शो के लिए। तो एक सच्चे ऑफिसर में ही ये कला हो सकती है कि वो जीने की कला जानता है कि कब किस क्षण उसे क्या करना है, क्या महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने बुलाने के लिए। जी, तो हमारे साथ आज स्टूडियो में हमारे मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कमांडर प्रियंका चौधरी जी। सेवाओं से
बिल्कुल आपको सेवानिवृत्ति मिली है, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप प्रगति मार्ग पर प्रशस्त हैं, आप चल रही हैं और आप ना जाने कितनों की जिंदगियों में बदलाव लेकर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो हम यही कहेंगे कि प्रियंका जी से हम यहाँ विदा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी प्रभा कुमार। तुम जान हो, संदेश टू सोल्जर्स। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।